जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम सामान्य हिंदी के तहत वर्णमाला विषय पर चर्चा कर रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वर्णमाला से आते हैं, तो उनमें देखिए कि हमने आगे भी डिस्कस किया है। करीबन 100 क्वेश्चन वर्णमाला से संबंधित कि किस तरीके से प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आज बात करते हैं उससे आगे के क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है ऊष्म व्यंजन से संबंधित हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? चा छा ज त थ ध ट ठ ड ड़ स श स ह। तो इन सामे जो है प्रोनाउंसिएशन करने में मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन होता है, इनका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन भी अलग होता है। यहाँ पे देखिए जो हिंदी वर्णमाला है उसमें जब ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं तो जब भी हमने ये बोला तो इनमें आपको सबसे ज़्यादा संघर्ष जो करना पड़ा होगा बोलने में, जो रगड़ खा के निकलता है, ये तीनों प्रकार के सा हैं, तालब्य सा, मूर्धा और दंत सा बोलने में, प्लस हा। तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से? यही है, सा 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 हा। कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो यहाँ पे देखिए पहचानना है कि कौन सा इसमें ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो तीनों सा तो हो ही गए, गा जो है वो नहीं होगा इसमें। तो यहाँ पे देखिए दिए गए व्यंजनों में गा ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि कंठ व्यंजन के तहत आता है। और बाकी जितने भी सा हैं तथा हा ऊष्म व्यंजन है, इन्हें महाप्राण व्यंजन भी कहते हैं। तो ये इनको महाप्राण अच्छा किसे कहते हैं? जिसको बोलने में आपके प्राण पखेरु उड़ जाएं, बोलने में बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़े, तभी तो नाम है महाप्राण। यानी एक है कि कम प्राण, अल्प प्राण, जिसमें कम प्राण आपके खींचेंगे बोलने में। एक है महाप्राण, जिसको बोलने में आपकी ही ऊर्जा बहुत ज़्यादा वेस्ट होगी। तो वो चीज़ है। तो दो चीज़ें, एक ऐसे ही सघोष भी होता है ना। तो यहाँ पे देखिए कि ये कह रहा है कि जो यहाँ पे आपने देखना है कि महाप्राण व्यंजन के तहत सा 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 हा ये ऊष्म व्यंजन है और महाप्राण भी व्यंजन कहलाता है। और यहाँ पे सा 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 के तहत ये जो है इसके तहत आता है, तो ऊष्म व्यंजन के तहत। तो यहाँ पे क्रमशः अगर देखें तो सा 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 हा ऊष्म व्यंजन के तहत आता है। ऊष्म व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण मुखांगों के घर्षण से उत्पन्न होता है ऊष्मा से, ये महाप्राण व्यंजन के तहत आते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन कौन सा है इसमें से? तो इसमें ये जो है सा 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 तथा हा ये ऊष्म व्यंजन के तहत आते हैं। इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? तो इनमें से ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में कौन सा नहीं आता है? ला। ला ऊष्म व्यंजन नहीं आता, या अंतः जो है ला ऊष्म व्यंजन नहीं है, या अंतःस्था व्यंजन है। सा 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 हा ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म वर्ण है, तो इसमें से अगर बात करें ऊष्म वर्ण कौन सा है, तो ऊष्म वर्ण की श्रेणी में कौन सा आता है? तो यहाँ पे देखिए ये सा 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 ऊष्म व्यंजन है, या ला व अंतस्थ है, चा छा जा तथा टा ठा डा ये स्पर्श व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में कौन सा आता है? तो ये है हा। हा ऊष्म व्यंजन है, हा महाप्राण है तथा घोष वर्ण भी है। उच्चारण की दृष्टि से सा 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 ये व्यंजन किस प्रकार के व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन के तहत है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कौन से ऊष्म है? स स स हा। संयुक्त व्यंजन से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं? तो यहाँ पे देखिए संयुक्त व्यंजन से त्रा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? जो त्रा है, तो जो त्रा है ये वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो यहाँ पे ये बना है त प्लस र से। हिंदी में छ, त्र, ज्ञा और ज, ज्ञा चार संयुक्त वर्ण है, इन्हें स्वतंत्र वर्ण नहीं माना जाता है क्योंकि इनकी रचना दो व्यंजनों के मेल से हुई है, जैसे क प्लस स छ, ता प्लस र त्र, ज प्लस या ज्ञा, श प्लस र श्र। छा वर्ण किसके योग से बना है? छ। तो छा वर्ण किसके योग से बनता है? क प्लस सा के योग से छ बनता है, जिसे संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन अगर देखें निम्न में से कौन सा है, तो यहाँ पे अगर देखें तो श प्लस र स्ट्रा जो है ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है। संयुक्त व्यंजन जो ज्ञा है वो कैसे बनता है? तो संयुक्त व्यंजन चार है, ये दो व्यंजनों के योग से मिलकर बने होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए छ, क प्लस सा, ज्ञा ज प्लस या, ता में त प्लस र और श्रा में श प्लस र। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? स। सा संयुक्त व्यंजन नहीं बल्कि यह ऊष्म, मूर्धन्य, महाप्राण एवं अघोष व्यंजन है। श्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? श्रा जो है एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पे देखिए शा और रा वर्णों को, शा और रा वर्णों को जो है
स्रा एक संयुक्त व्यंजन है जिसमें सा और रा वर्णों को जो है एक संयुक्त किया गया है। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन है जिनका निर्माण 2 व्यंजनों के योग से बना है हुआ है। ये 4 व्यंजन है इस प्रकार। छा में क प्लस श, ज्ञा में ज प्लस या, ता में त्रा में ता प्लस श्रा में शा प्लस रा। 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का प्लस सा, तो का प्लस सा छा, ता प्लस रा त्रा, ज्या प्लस या तो ज्ञा, और शा प्लस रा श्रा। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो या। देखिए छा जो है का प्लस सा से बना है, ता प्लस रा से, ज्ञा जो है जा प्लस या से बना है संयुक्त व्यंजन। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन नहीं है। तो निम्नलिखित में से अगर देखें तो नासिक के व्यंजन नहीं है। कौन सा नासिक के व्यंजन नहीं है इनमें से? तो नासिक के व्यंजन की श्रेणी में जो है था जो है नहीं आता। था दंत व्यंजन है जबकि या मा ना नासिक के व्यंजन है। तो था जो ये दंत व्यंजन है जबकि या मा तथा ना नासिक के व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में कुल 5 नासिक के व्यंजन है, डा या डा ना तथा मा, और बाकी अंग कंठ, या तालव्य, डा मूर्धन्य और मा ओष्ठ। जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते तो उन्हें क्या कहते हैं? जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते तो उन्हें क्या कहते हैं? जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे दिक्कत, अछूषण, इन्हें युग्मक ध्वनि भी कहते हैं। जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त होती है तो उसे संपृक्त ध्वनि भी कहते हैं, जैसे चंबल। व्यंजन गुच्छ वाला शब्द कौन सा है? तो व्यंजन गुच्छ वाला शब्द कौन सा है? क्यारी। संयुक्त व्यंजन 2 भिन्न व्यंजनों के संयोग से बनता है, जैसे क्यारी, कच्छा, प्याला, कत्था इत्यादि। इन्हें व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। अल्प प्राण वर्ण, अल्प प्राण वर्ण जो है निम्नलिखित में से अगर देखें तो निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? इनमें से ग। दिए गए व्यंजनों में अल्प प्राण व्यंजन ग है। ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकलते उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा 5वां वर्ण अल्प प्राण होता है, जबकि दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो यहाँ पे देखिए ये कि दिए गए व्यंजनों में अल्प प्राण व्यंजन ग है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में यानी कम लगता हो उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, ये है ना। तो यहाँ पे जो का है ये पहला और गा तीसरा और ये जो है 5वां अंगा। तो इसमें जो है ये तीनों के बारे में कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला है, तीसरा है, 5वां ये अल्प प्राण है, इसको बोलने में कम प्राण खर्च होता है। जबकि जो दूसरा और चौथा होता है वो महाप्राण है, उसको बोलने में जो है आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो अल्प और महाप्राण जो है इसी तरीके से देखना पड़ता है। का वर्ग का प्रथम अक्षर का, तीसरा अक्षर गा है। इसी प्रकार अन्य व्यंजन भी अल्प प्राण में आते हैं। निम्न में से कौन सा एक अल्प प्राण ध्वनि है? तो कौन सा एक अल्प प्राण ध्वनि है? तो निम्न में से अगर देखें ग, घ, घ ये सब, तो इनमें से क जो है अल्प प्राण ध्वनि है। स्पर्श व्यंजन वर्ण का पहला, तीसरा तथा 5वां अल्प प्राण होता है, जैसे क, ख, ग, च, छ, या ट, ठ, ड ये सब है। किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है? तो कौन से ऐसे हैं किन वर्णों के उच्चारण में जो है किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है? तो है अल्प प्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु निकलती है तथा कम समय लगता है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा तथा 5वां वर्ग जो है अल्प प्राण होता है, जैसे कि क, ख, अंग, च, छ, य, ट, ठ, ड, त, थ, न ये सभी। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? तो इसमें से कौन सा जो है व्यंजन जो है अल्प प्राण है? तो कभी भी किसी का भी अल्प प्राण पहला, तीसरा जो है 5वां होगा। तो इसमें देखिए जो खा है वो तो दूसरे नंबर पे आ जाता है। ऐसे था और जो फा है ये सब भी, तो इनमें से अल्प प्राण के तहत देखिए जो चा है वो पहले पे आता है। तो चा वर्ड अपने वर्ग का अर्थात चा वर्ग का पहला है, यथा चा, छ, जा, झा, इनमें से जो चा प्रथम वर्ण, जा तृतीय वर्ण तथा या पंचम वर्ण आता है। ये प्रथम वर्ण, चा तृतीय वर्ण, जा तथा पंचम वर्ण या अल्प प्राण है। जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है, जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है तो कौन सा नहीं है?
अल्प प्राण के व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु निकलता है, जो हर वर्ण का प्रथम, तृतीय तथा पांचवा होता है। अतः क ख ग घ अंग ट में जो है घ अल्प, इतने ही अल्प प्राण है। महाप्राण वर्ण जो है वो कौन से होते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष जो है वो महाप्राण है? वही है कि महाप्राण जो है अल्प प्राण 1, 3, 5 होता है, तो महाप्राण जो होता है ये 2 और 4 होता है, जिनमें ज़्यादा ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये सा, हाँ ये क्रम सा दिया गया है यहाँ पे, जैसे सा हा ये, तो इनमें से दिया गया ना, तो कौन सा वर्ण जो है घोष महाप्राण है? तो महाप्राण जिसमें ज़्यादा ही वो लगता हो, तो हा वर्ण घोष तथा महाप्राण दोनों है। हा जो है वर्ण ये घोष यानी सघोष भी है, महाप्राण भी है, और यह उष्म व्यंजन भी है। तो हा के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि हा एक ऐसा वो है जो वर्ण सघोष में भी आता है, महाप्राण में भी आता है, उष्म व्यंजन में भी आता है। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि ये जो सा ये तीनों है ये अघोष है, उष्म व्यंजन है, महाप्राण है, निर्नुनासिक है। तो इनके बारे में देखिए तीनों ही महाप्राण, प्राण निकालने वाले, इतनी ज़्यादा ऊर्जा के साथ बोलना पड़ता है। जब इतनी ऊर्जा के साथ बोलना पड़ता है तो इसे उष्म व्यंजन की भी श्रेणी में डालते हैं, और ये निर्नुनासिक की श्रेणी में भी आता है और अघोष भी है। निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है, तो निम्नलिखित में देखें अघोष महाप्राण ध्वनि है, कौन सा अघोष महाप्राण ध्वनि है? खा, क, अंगा, धा, ये कौन सा इसमें से है? तो ख है। खा अघोष महाप्राण वर्ण है। अन्य वर्ण इस प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे का में कंठ वर्ण, का जो है ये कंठ वर्ण, अल्प प्राण वर्ण, अघोष वर्ण के तहत है। और ये जो अंगा करके ये मूर्धा वर्ण, अल्प प्राण, घोष वर्ण है। ये पहचानने के लिए जैसे धा ये महाप्राण है, घोष वर्ण है, अंतस्थ और अर्ध स्वर, तो यार अल्लाह को अंतस्थ भी कहते हैं, अर्ध भी कहते हैं। का को अल्प प्राण भी कहेंगे, क्योंकि क पहला, तीसरा, पांचवा तो अल्प प्राण होता ही है। बाकी ये अघोष है जिस पे ज़्यादा जो है घोष यानी बहुत ज़्यादा बल नहीं लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से अलग हो गया है। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। विसर्ग कंठ वर्ण है, छा संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? तो कथन कि 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये कथन अशुद्ध है। हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। विसर्ग कंठ वर्ण है, छा संयुक्त व्यंजन है। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, यह कथन अशुद्ध है। वस्तुतः 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ संभव नहीं है। हिंदी में ज्ञा उच्चारण परंपरा से अलग हो गया है। ज्ञा संयुक्त व्यंजन है जो जा और ज्ञा के योग से बना है, और इसका उच्चारण जा और ज्ञा से अलग है। छा संयुक्त व्यंजन है और यह क तथा सा के योग से बना है। विसर्ग कंठ वर्ण है क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो कौन सी है? ख, ग, झा, जा। तो इनमें से कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो इसमें से अगर देखेंगे तो जो जा है वो महाप्राण ध्वनि के तहत नहीं आता। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास ज़्यादा मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं, और इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ण के द्वितीय और चौथे यानी दूसरा और चौथा जो है, दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो आता है। अब यहाँ पे जैसे दिया गया है क्रमशः, अगर सारे को छाट लेंगे आप तो खा, गा, छ ये सभी आएंगे। तो इसको इस तरीके से क्यों करेंगे? महाप्राण के लिए आप वैसे भी कोई भी है तो उसका दूसरा और चौथा इस तरीके से आप देखेंगे तो वो आ जाएगा, और उसमें ये चारों आ जाते सा, सा, हा। इसी प्रकार वे व्यंजन इनके उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में लगती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। इसके तहत प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे तथा पंचम वर्ण के बारे में बात होती है, और अंतस्थ में यारा, लावा भी अल्प प्राण ही है। अतः स्पष्ट है कि महाप्राण व्यंजन बल्कि अल्प प्राण व्यंजन के बारे में भी सब यहाँ पर बताया गया है। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो महाप्राण वही चीज़ है कि पहचानना है कि महाप्राण कौन सा है। तो महाप्राण जो है क्या दूसरा और चौथा होता है। तो यहाँ पे देखिए भा जो दिया गया है, भा जो है ये महाप्राण में आता है। सभी महाप्राण वर्ण वाले समूह कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए पहचानना कि सभी महाप्राण वाले कौन से, तो खा, छ, टा ये है। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? तो कौन सा इसमें से महाप्राण है? तो इसमें से ठा जो है प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा जो है वो तथा सभी उष्म व्यंजन। यहाँ पे देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा तो होगा ही, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण
प्लस जितने भी ऊष्म व्यंजन हैं। तो पहले प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण एवं सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात ठा महाप्राण व्यंजन के तहत आएगा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो दोनों का महाप्राण। महाप्राण ध्वनिया व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो ये है दूसरा और चौथा से। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण, जो चौथे वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं? तो महाप्राण व्यंजन। हिंदी स्पर्श व्यंजनों के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ग महाप्राण व्यंजन होते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण देखें तो अल्प प्राण, महाप्राण। तो अल्प प्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलता है। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा सभी अंतस्थ। देखिए यहाँ पे ये दिया है कि व्यंजनों का अगर वर्गीकरण करें तो अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा आता है और प्लस सभी अंतस्थ। अंतस्थ में यानी य, र, ला, वा ये भी आता है। और महाप्राण में महाप्राण तो कह रहा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हकार जैसी ध्वनि अर्थात अधिक वायु निकलती उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण जो होता है तथा सभी ऊष्म वर्ण महाप्राण व्यंजन होते हैं। घोष यानी सघोष व्यंजन तो स्वर तंत्रियों के बीच वायु की घर्षण के साथ उच्चरित ध्वनि प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या, रा, ला, वा तथा हा वर्ण घोष वर्ण होते हैं। सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। अघोष व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के बीच घर्षण नहीं होता। घोष में जहां नाद का उपयोग होता वहीं अघोष में केवल श्वास का। इसमें से दिया है जो का व्यंजन है वो क्या है? का जो है इसमें से क्या है? तो का व्यंजन सघोष है, का घोष है, प्राण है, नासिक है, महाप्राण है, क्या है? तो का जो है ये अघोष व्यंजन है। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा स, स, सा अघोष होते हैं। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। यहाँ पे दिया है अघोष वर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वर्ण जो है अघोष है? तो कौन सा इसमें से अघोष है? तो यहाँ पे जो चा है, चा जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वे घोष कहलाते हैं और जिनमें ऐसी झंकृति नहीं होती वो अघोष कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी बताया कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वो घोष हैं और जिनमें ऐसी झंकृति नहीं होती वो अघोष कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क, ख, छ, छ, टा, था ये सभी दिए हैं कि ये सभी वर्ण अघोष की श्रेणी में आते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो कौन सा है? का। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु के गले से निकलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। व्यंजन वर्णों के पहले व दूसरे व्यंजन को अघोष कहते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण कौन सा होता है? सा। मतलब इसमें दिया गया है सा जो है वो होगा। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष कौन सा है? यहाँ पे देखिए जो पा है ये अघोष है, दिए गए वर्णों में पा अघोष है। निम्नलिखित ध्वनि में कौन सुमेलित है? यहाँ पे दिया है कौन सा सुमेलित है? तो ऊष्म व्यंजन सा जो है ये सुमेलित है क्योंकि गा जो है इसमें ग सघोष व्यंजन है, फा महाप्राण है और ठा अघोष व्यंजन है। किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रियों से बिना टकराए बाहर आती है? तो कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हवा जो है वो स्वर तंत्रियों से बिना टकराए ही बाहर आती है? अघोष में। अघोष में जो है टकराहट नहीं होता है। वही कह रहा कि किन वर्णों के उच्चारण में हवा जो होता है हवा स्वर यंत्रियों से बिना टकराए ही बाहर आ जाता है। तो ये है अघोष। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में परस्पर दूरी की कार्रवाई बिना घर्षण के अर्थात सरलता से बाहर आती है उन्हें अघोष कहते हैं। अघोष ध्वनियों को श्वास ध्वनियां भी कहते हैं। अघोष यानी बहुत ज़्यादा बल नहीं लग रहा, बहुत ही आराम से आ जा रहा है। क, ख, छ, छ, टा, ठा, ता, धा, पा ये सभी अघोष है। यहाँ पे देखिए घोष वर्ण और अघोष के बारे में दिया गया है क्रमशः। तो उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है, इसमें नाद का उपयोग होता है। सभी स्वर य, र, ला, व, हा एवं प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष। तो यहाँ पे देखिए घोष के बारे में क्या क्या दिया था कि उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है। घोष में बल लगता है तो स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं। इसमें नाद का उपयोग होता है। सभी स्वर य, र, ला, वा जितने भी स्वर आते हैं सभी स्वर प्लस अंतस्थ में य, र, ला, वा और हा भी
एवं प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, कितना, तीसरा, चौथा, पांचवा ये घोष होता है। तो घोष के बारे में क्या बताया कि किसी भी व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा घोष है, और घोष में नाद का उपयोग होता है, स्वर तंत्रियों में झंकृत उत्पन्न होती है। तो अघोष कौन सा है? अघोष जो है पहला और दूसरा होता है, यानी इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंकृत नहीं उत्पन्न होती है, इनमें केवल श्वास का उपयोग होता है, और स, स, स ये जो है प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला, दूसरा ये जो है अघोष है। जिन व्यंजनों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा ना होने क्या कहते हैं? तो गूंज अघोष से। जिन व्यंजनों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा नहीं होती उन्हें अघोष कहते हैं। सघोष कौन सा है? तो सघोष वर्ण इनमें से कौन सा है? तो बा सघोष वर्ण है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है उन्हें सघोष, और जिनमें ऐसी झंकृति नहीं रहती उन्हें अघोष कहते हैं। अघोष। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? तो इनमें से जो है जा जो है ये घोष वर्ण है। अयोग व हिंदी भाषा की जो कुल वर्ण लिपियां हैं वो कितनी हैं? तो ये है कितनी लिपियां? 52। हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर, 2 अयोग व 33 व्यंजन, 2 द्विगुण तथा 4 संयुक्ताक्षर वाले। वा वर्ग इनमें से क्या है? तालव्य, ओष्ठ, दंतोष्ठ, मूर्धन्य। तो वा कौन सा है? दंतोष्ठ। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती न व्यंजन में उसे क्या कहते हैं? तो उसे अयोगवा कहते हैं। अयोगवा कहा जाता है, विसर्ग को अयोगवा कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में अंग तथा अंग ये करके ये अयोगवा। हिंदी वर्णमाला में अंग तथा और अंगा अयोगवा ध्वनियाँ हैं। इनका प्रयोग अनुस्वार के रूप में होता है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे देखिए 3 बताएं। जीवा के आधार पर अगर देखें तो 3 प्रकार के हैं, जैसे अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश। कोई भी जो शब्दावली बोली जाती है बीच से निकल रहा आ जो है, ये आ जो है अर्ध विवृत स्वर है। अग्रस्वर में ई समृत, ए अर्ध समृत, ए अर्ध विवृत आता है। और यहाँ पे पश में समृत स्वर में उ हो गया, ओ जो है अर्ध समृत, और ये जो है अर्ध विवृत में औ, आ और विवृत। जीवा की ऊंचाई के आधार पे समृत, अर्ध समृत, विवृत, अर्ध विवृत होता है। अब यहाँ पे ओष्ठ की आकृति पे जो गोलित है उ ये सभी आते हैं, और आवृत्ताकार में अ ई ए। अयोगवा क्या कहलाता है? तो अयोगवा इनमें से अनुस्वार एवं विसर्ग को अयोगवा कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।